हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें फाइनल का जो 7th पेपर है उसका 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इस सेकंड टॉपिक को हमने जो विविधता में एकता है इसको हमने पहले भी अध्ययन किया है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि भारतीय समाज में जो विविधताएं है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी इसके जो है भारतीय सामाजिक संरचना के परंपरागत प्रमुख आधार और विशेषताएं हम कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने कुछ का अध्ययन किया था। प्राचीनता, स्थायित्व, सहिष्णुता, अनुकूलनशीलता, सर्वांगीणता, ग्रहणशीलता, समाधि प्रकृति, धर्म की अवधारणा, सामाजिक श्रेणीबद्धता, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, कर्म एवं पुनर्जन्म, संस्कार, पितृसत्ता, लिंग विभेदीकरण, ग्राम प्रधानता, पौराणिक गाथाएं, प्रतीक, ये सब हमने जो है संक्षिप्त में विविधता में एकता की कुछ विशेषताएं बताई थीं। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि भारतीय जो समाज है उसमें सांस्कृतिक विविधता का जो अनुपम और परिमाण है वो क्या क्या है। इसके बाद हमने इसकी विविधताएं बताई थी कि भारतीय संस्कृति और समाज की जो है विविधताएं कौन कौन सी हैं, जिनको मैंने मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत आपको स्पष्ट किया था द्वितीय पार्ट के अंदर, कि भौगोलिक या क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक विश्वास एवं संस्कारों में विविधता, भाषाई विविधता, प्रजातीय विविधता, जनजातीय विविधता, जातीय विविधता, राजनीतिक विविधता, और इसके बाद अंतिम बताई थी विवाह एवं नातेदारी संबंधी विविधताएं। इसके बाद हमने जो है इसका विविधता में एकता का थर्ड पार्ट है, इसके अंतर हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय समाज को बांधने वाले संपर्क सूत्र या विविधता में एकता की जो गहनता है उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, कि किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में विविधता में एकता रह सकती है। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं का आज हम अध्ययन करेंगे। पहला है विकास कार्यक्रम, दूसरा है नवीन संस्थाओं का प्रवेश, तीसरा है कल्याण संबंधी गतिविधियाँ, और चौथा बिंदु हम बता रहे हैं नवीन राजनीतिक प्रक्रियाएँ। इस जिसका हम संक्षिप्त में जो है आज हम अध्ययन कर लेते हैं कि समकालीन भारतीय समाज को बांधने वाले संपर्क सूत्र और तंत्रों के गहनीकरण के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला है विकास कार्यक्रम। आज़ादी के बाद भारतीय समाज के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयासों की शुरुआत हुई। विकास के लक्ष्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योगवाद व समाजवाद लाना रखे गए। पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप गाँव और जनजातीय क्षेत्रों में विकास खंडों की स्थापना की गई। इससे जनजातियाँ और ग्रामवासी विकास संबंधी नई संरचनाओं जैसे खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास खंडों के मुख्यालय नगरों में ही हैं। परिवार नियोजन इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। इन सभी प्रयासों से नवीन विचारधाराओं और यंत्रों को जो है जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रवेश हुआ है तथा उनकी भाई जगत से अंतरक्रिया बढ़ी है और गहरी हुई है। दूसरा बिंदु है नवीन संस्थाओं का प्रवेश, जो विविधता में एकता के लिए उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि गाँवों में कुछ नवीन संस्थाओं का भी प्रवेश हुआ है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्कूल, यातायात के साधन, बिजली व डीजल जैसे ऊर्जा के अजैविक साधन। इनके अतिरिक्त बैंकों की गतिविधियाँ भी गाँवों में बढ़ी हैं। स्पष्ट है कि ये सभी शहरी संस्थाएं गाँवों में भी नगरीय जीवन शैलियों का प्रभाव बढ़ा रही हैं। जनजातीय और ग्रामीण परंपराएं बिखरने लगी हैं। क्षेत्रों, समूहों, समुदायों को बांधने वाले संपर्क सूत्र और जो हैं उनके परिणाम स्वरूप इनमें अंतरक्रियाएं और गहरी हो गई हैं। इन नवीन संस्थाओं के कर्मचारी प्रशिक्षित हैं और प्राय शहरों से संबंधित भी हैं। इनके क्षेत्रीय कार्यालय भी शहर में ही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को अनेक बार इन कार्यालयों में जाना पड़ता है। तीसरी जो विविधता में एकता है उसके लिए तीसरा बिंदु है कल्याण संबंधी गतिविधियाँ। तो राज्य में जनजाति, अनुसूचित जातियों, भूमिहीन मजदूरों के उत्थान के लिए अनेक जो है कल्याण की योजना बनाई गई हैं। कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठाए गए हैं, जैसे 1955 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। इसी प्रकार जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन किया गया। सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में, विधानसभाओं में तथा सरकारी सेवाओं में सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ मकानों, कुओं के लिए अनुदान और अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है। भूमिहीन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी लागू किया गया है। इन सभी कल्याणकारी कदमों ने परंपरागत सामाजिक संरचना पर प्रहार किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों, समूहों, समुदायों में संपर्कों की आवश्यकता को बढ़ा दिया गया है।
इसके बाद हम विविधता में एकता के जो उत्तरदायी कारक हैं उनमें चौथा बिंदु है नवीन राजनीतिक प्रक्रियाएं। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस भांति नियतकालिक चुनावों और दलगत राजनीति के आधार पर नवीन राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये प्रक्रियाएं लहर की भांति जनजातियों ग्रामीणों तक भी पहुंची हैं। अपने लिए आधार की खोज में राजनीतिक दलों ने जाति, नातेदारी, धर्म जैसी परंपरागत संरचनाओं का सहारा लिया है। धीरे धीरे इन परंपरागत संरचनाओं ने भी राजनीतिक लाभों को पहचाना है, उनका राजनीतिकरण हुआ है। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नए राजनीतिक गठबंधन उभरे हैं और विभिन्न क्षेत्रों, समूह और समुदायों में अंतःक्रियाओं के लिए स्थायी आधार बन गए हैं। इस क्षेत्र में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की चर्चा भी हम कर सकते हैं। पंचायती राज के तिमंजिले ढांचे ने गाँव को बाह्य जगत से जोड़ दिया है। ग्राम पंचायत खंड विकास समिति से जुड़ी हुई है, खंड विकास समितियां जिला परिषद से जुड़ी हुई हैं। न्याय पंचायतें एक से एक अधिक गांवों को मिला के बनाई जाती हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी जिसका कार्यालय जिला केंद्र पर होता है, इन स्थानीय इकाइयों को देखभाल करता है। इस प्रकार भारतीय समाज में क्षेत्रों, समूहों, समुदायों को बांधने वाले जो संपर्क सूत्र हैं उनके इस व्यापारीकरण और गहनीकरण के जो है परिणाम स्वरूप नए सामाजिक संबंधों के प्रतिमान स्थापित हुए हैं। कुछ नवीन सामाजिक संस्थाओं का भी जन्म हुआ है। अतः हम इन नए संपर्क सूत्रों को जो है इन विविधता में जो एकता हम कह सकते हैं उनको सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के रूप में जो है हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं और उन नवीन जो है सामाजिक संबंधों के प्रतिमानों और संबंधित समस्याओं का विश्लेषण भी कर रहे हैं जो इन संपर्क सूत्रों के परिणाम स्वरूप उभर रही हैं। इसके बाद वो है भारतीय समाज में बढ़ते हुए जो संपर्क सूत्र हैं या विविधता में एकता है उसके परिणाम क्या क्या हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम संक्षिप्त में बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर देती हूँ। पहला है सहयोगी और शोषक संबंधों का प्रादुर्भाव। भारतीय समाज में बढ़ते हुए संपर्क सूत्रों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिमान उभरे हैं वे सहयोगी भी हैं और शोषक भी हैं। सहयोग की दृष्टि से देखा जाए तो नवीन संस्थाओं संरचनाओं ने जनजातीय ग्रामीण जीवन में विकास के नए अवसरों को प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु है जीवन निर्वाह के ढंगों में परिवर्तन। भारतीय समाज में बढ़ते हुए जो संपर्क सूत्र हैं उनके परिणाम स्वरूप जनजातीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन हुआ है। जनजातियों का भूमि से अलगाव हुआ है क्योंकि वे बाहर समृद्ध किसानों, ठेकेदारों, उद्योगपतियों ने उनकी भूमि पर धीरे धीरे स्वामित्व स्थापित कर लिया है। वनों के आरक्षण की नीति ने भी उन्हें परंपरागत जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया है। गाँव में भी खेती का व्यवसायीकरण हुआ है। नए बीज, नई रासायनिक खादों, ट्रैक्टरों, जल पंपों के प्रयोग ने परंपरागत तकनीकों को जो है बिल्कुल ही बदल दिया है। अब नगद फसलों का प्रचलन बढ़ गया है। इससे ग्रामीणों की शहरों पर निर्भरता बढ़ गई है। यही नहीं, फसल के लिए बाजार भी शहरों में भी उपलब्ध हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि तीसरा बिंदु है मध्यस्थों और बिचौलियों के एक नए वर्ग का भी उदय हुआ है। भारतीय समाज में बढ़ते हुए संपर्क सूत्रों के परिणाम स्वरूप जनजातियों और ग्रामीणों के बीच ऐसे लोगों का उदय हो गया है जो उनके गैर अधिकारी तंत्र या विकास तंत्र के बीच संपर्क या बिचौलिए का कार्य करते हैं। ये मध्यस्थ न केवल शक्तिशाली हो जाते हैं बल्कि भ्रष्टाचारीकरण को बनाए रखने का भी आधार हैं। विकास कार्यक्रमों में होने वाले लाभ में इस अनुत्पादक मध्यस्थ वर्ग के जो लाभांश हैं उसका काफ़ी हिस्सा जो है बड़ा है। चौथा बिंदु है राजनीतिक प्रक्रिया की अन्य प्रक्रियाओं पर प्राथमिकता। भारतीय समाज में बढ़ते हुए संपर्क सूत्रों के परिणाम स्वरूप परंपरागत रूप से लगभग अराजनीतिक जनजातीय व ग्रामीण समुदायों का राजनीतिकरण इस तरीके से हो रहा है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का अन्य सभी सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं पर प्रभुत्व बढ़ रहा है। राजनीतिक संबंध शक्ति और सत्ता के प्रमुख आधार बन रहे हैं। राजनेताओं को गांवों या जनजातियों में अपने कार्य समूह बनाने पड़ते हैं और वे जो है सुरक्षा और संरक्षण द्वारा इन समुदायों में गुटबंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों का राजनीतिक वातावरण प्रदूषित और विस्फोटक हुआ है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि हमारे जो भारतीय समाज में विविधता है उसमें एकता को बढ़ाने वाले जो है वो परिणाम सामने आए हैं। पांचवा है संयुक्त परिवार, नातेदारी और जजमानी व्यवस्था की भूमिका जो है उसमें कमी आई है। भारतीय समाज में इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार, नातेदारी, जजमानी व्यवस्था ग्रामीण जीवन की प्रमुख जो है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं रही हैं। वे ही सामाजिक सुरक्षा और बीमे के कार्य भी करती हैं।
जनजाति कृषक नगरीय अंतरक्रियाओं के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं के महत्व सामाजिक भूमिका में कमी आई है। रोजगार के अवसरों की जो है प्राप्यता ने ग्राम से नगरों की ओर प्रवास की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है नगरीय सीमावर्ती क्षेत्रों का ग्रामीणीकरण। भारतीय समाज में जो है इनका परिणाम सामने आया है कि केवल गांवों तक ही इनका जो है सीमित नहीं है। आमतौर पर बड़े शहरों से विशेषतः उनकी सीमाओं पर ग्रामीणों की बस्तियां बन गई हैं। रोजगार की तलाश में आए ग्रामीण युवा मेहनत मजदूरी करने को बाध्य हो जाते हैं। बड़ी संख्या में झुग्गी झोंपड़ियाँ डालकर रहने लगते हैं। कुछ ग्रामवासियों ने तो डेरा जैसे धंधे वहीं खोल लिए हैं। और कुछ ग्रामवासियों ने डेरे जैसे धंधों के बाद जो है शहरों में भी ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया उनसे जो है घटती जा रही है। इसका प्रभाव एक प्रतिबिंब में हमें जो है आधुनिक फिल्मों में देखने को मिलता है, जिनमें लोकगीत व नृत्य और नायक नायिकाओं का ग्रामीण दिखाया जाना लोकप्रिय हो गया है। ग्रामीण संवाद भी लोकप्रिय हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट परिणाम हमारे सामने जो आ रहा है विविधता में एकता का, वो ये है कि नगरवाद का गाँव की ओर प्रसार हो रहा है। गाँव में टी स्टॉल खुले हुए हैं। शादी विवाह में भी शहरों की तरह ही कार्यक्रम रखा जाता है या दहेज आदि का सामान दिया जाने लगा है। घरों की साज सज्जा खान पान पर भी प्रभाव पड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है विविधता में एकता, उसका परिणाम है कि सामाजिक जीवन में नेटवर्क्स की सक्रियता बढ़ गई है। नेटवर्क्स उन संबंधों को कहते हैं जिनका निर्माण कोई व्यक्ति या समूह किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। वास्तव में यह सामाजिक समूह है। विशिष्ट कार्य संपन्न होने के बाद उनका विघटन प्रारंभ हो जाता है। जहाँ सामाजिक संरचना और संस्थागत उपायों से समस्याओं का जो है हल कमजोर पड़ने लगते हैं, वहाँ संपर्क सूत्र यानी नेटवर्क्स क्रियान्वित किए जा सकते हैं। और भारतीय गाँवों में राजनीतिक गतिविधियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है जातीय व जनजातीय संघों का प्रादुर्भाव। इसी भांति जो है अनेक जनजातियों के संघ जो है विकसित हो गए हैं। ये संघ हित समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं और परंतु जन्म के आधार पर सदस्यता होने के नाते ऐसे संघों के आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यों को देखते हुए उन्हें व्यापारिक संघों के समकक्ष समझना भूल ही दिखाई दे रहा है। समाजशास्त्रियों में इसके प्रति दो मत हैं कि एक तो समाजशास्त्री मानते हैं कि इस जाति संघों में से जो है जाति व्यवस्था और मजबूत हो गई है और परंपरागत सामाजिक संस्करण शिथिल हुआ है। दूसरा मत है कि समझते हैं व्यक्ति कि इन जातीय संघों ने प्रतिस्पर्धा को अपनाकर एक नई सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद जो है विविधता में एकता का जो परिणाम सामने आया है वो ये है कि जनजाति और कृषक अशांति फैली है। आज ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में अशांति दिखाई पड़ती है। नए राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक बलों ने उनकी उग्र जो है परंपरागत अनुकूलन की शैली को जो है भंग कर दिया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में जनजाति और कृषकों के उग्र आंदोलन हो रहे हैं। इस प्रकार जो है हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत जनजाति और कृषक अशांति पैदा हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है विविधता में एकता का बिंदु है वो यह है कि जनजाति और कृषकों में कुछ सामाजिक समस्याओं का भी उदय हुआ है। जनजातियों की प्रमुख समस्या भूमि के स्वामित्व से विलग्न होना है। शुरू में ऐसे लोग क्षेत्रों में पहुँचे जहाँ कृषक, व्यापारी और कारीगर जैसे भोले भाले आदिवासी लोगों का शोषण प्रारंभ किया। इसी प्रकार उनकी ऋणग्रस्तता भी बढ़ गई, बंधुआ मजदूरी के लिए भी बाध्य हो गए। जनजातियों ने के युवा नशाखोरी के शिकार हो रहे हैं, वेश्यावृत्ति बढ़ रही है। उनकी दुर्दशा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी लड़कियों को पुलिस की सहायता से उनके समुदाय में वापस लाया गया, उनके पुनर्वास की चेष्टा भी की गई ही। ये सभी समस्याएं तत्काल समाधान की प्रतीक्षा में मुंह खोले हुए खड़ी हुई हैं। इस बात ही हम देखते हैं कि भारतीय समाज में क्षेत्रों, समूहों और समुदायों को बांधने वाले जो संपर्क सूत्र हैं, जो तंत्र हैं, उन्होंने भारतीय सामाजिक परिदृश्य को काफ़ी सीमा तक प्रभावित और परिवर्तित किया है। इनके सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के परिणाम हुए हैं। इस विश्लेषण का ये तात्पर्य कभी नहीं लगाया जाए कि हम पुरानी सुखद और आदिम पृथकता और जो है एकांतता उसके पक्षधर हैं। भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों, समूह और गाँव समुदायों को बांधने वाले संपर्क सूत्रों ने अनेकता में एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में संयुक्त संस्कृति विकसित हुई है। यह संस्कृति विभिन्न प्रजातियों का एक समष्टि रूप है। इसके निर्माण में सभी प्रजातियां और धर्मों का सम्यक योगदान रहा है।
हट्टन और श्यामचरण दुबे ने भी कहा है कि भारतीय समाज में भौगोलिक निरंतरता की आवश्यकता के कारण अनेक उद्गम के लोग जो है जाति व्यवस्था के माध्यम से एक स्थायी समाज को संगठित किए हुए हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति एक है, अभिव्यक्त है, भारतीय संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि यह अनेक संस्कृतियों के संगम का परिणाम रही है।